अ, मुझे लगता है कि हम लोग लाइव आ चुके हैं। जी, आप लाइव हैं। आप स्टार्ट कर सकती हैं। ओके। हंस कथा परिचर्चा एक दुनिया समानांतर के तहत मैं आप सभी श्रोताओं और उपस्थित वक्ताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इस मंच से मई 2026 अंक में प्रकाशित विसर्जन कहानी, जिनके लेखक हैं संजय कुमार सिंह जी, उनकी कहानी पर हम विमर्श और चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हमारे बीच जो वक्ता हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। सोनी पांडे जी समकालीन हिंदी साहित्य की चर्चित कथाकार, कवियत्री, उपन्यासकार और सह संपादक भी हैं और यशपाल कथा सम्मान से सम्मानित हैं। मैम, आपका स्वागत है। हमारे बीच हैं वैभव सिंह, हिंदी आलोचना की नई पीढ़ी, जिन्होंने अपने गंभीर अध्ययन, वैचारिक स्पष्टता और संवेदनशील आलोचनात्मक दृष्टि से समकालीन विमर्श में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। देवी शंकर अवस्थी आलोचना सम्मान से आप सम्मानित हैं। आपका स्वागत है। और इसी के साथ हमारे बीच हैं लेखक डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी, समकालीन हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित कथाकार, कवि, आलोचक और शिक्षाविद भी हैं और विमर्श कहानी जिनके लेखक भी संजय जी हैं। तो आज हम सभी उनकी जो कहानी है इस पर हम चर्चा के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ वैभव जी आपको। आप इस कहानी को पढ़ते हुए आपने आपकी दृष्टि कहाँ तक जाती है? आप क्या इससे आलोचनात्मक दृष्टि आपकी गई इस पर? आपने क्या समझा इस कहानी से? मैं चाहूंगी कि आप इस पर थोड़ा अपना वक्तव्य दें। स्वागत है आपका। क्या मेरी आवाज जा रही है? वैभव जी ऑफ कैमरा हो गए हैं, शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है। तो क्या सोनी जी, आपसे हम तब तक शुरुआत करें जब तक वैभव जी आते हैं? तो आप ही शुरुआत कीजिए कि इस कहानी के माध्यम से आपकी दृष्टि कहाँ तक गई? शायद वैभव जी आ गए हैं, तो वैभव जी आपका फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले आपसे ही मैं शुरू करती हूँ। जी, स्वागत। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हंस की पूरी टीम का। इस भयंकर गर्मी में आपने इस चर्चा का आयोजन किया है और हमारे बीच आज की कहानी जो है विसर्जन, उसके रचनाकार संजय जी, उनका बहुत अभिनंदन और अभिवादन कि हम सब उनकी कहानी के बहाने जो है आज एक बातचीत के लिए हम सब जुड़े हुए हैं। और पुरानी संस्कृत उक्ति है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी कि हम सब जो है वो कविता, शास्त्र, साहित्य आदि की चर्चा में लिप्त रहने वाले बुद्धिमान लोग हैं। तो हम सब अपने को ये आश्वस्ति और आश्वासन भी प्रदान कर सकते हैं। ये जो कहानी छपी है मई 2026 में संजय जी की, ये कहानी एक तरह से बहुत ही मार्मिक विषय वस्तु पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी। और मैंने कहा विषय वस्तु, तो इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य था ये कहने का कि एक ऐसा आंदोलन जिसने कि एक समय लगभग 40 साल तक, 40 से 50 साल तक, जिसका बड़ा गहरा असर रहा हमारी कलाओं पर, हमारे साहित्य पर, कविता पर, हमारे सोचने समझने के तरीके पर, युवाओं के मस्तिष्क पर, उस पर बहुत सारा साहित्य रचा गया है, लिखा गया है और आज तक उस पर लिखा जा रहा है। और उस आंदोलन में
उस आंदोलन ने कई महत्वपूर्ण जो है वो लेखक भी पैदा किए और उनका बड़ा गहरा असर था। हिंदी में हम सब जानते हैं कि गोरख पांडे से लेकर के गोरख पांडे की कविताओं, वीरेंद्र डंगवाल की कविताओं या पाश तख्ते की कविताओं पर उसका बड़ा गहरा असर था और कवियों का एक पूरा समूह था जो कि सामने आया था। और मेरे कहने का यह अर्थ है कि वो एक बड़ा गहरे आदर्शवाद से प्रेरित एक बड़ा आंदोलन था और उसके बारे में आज तक जो है वो कहानियां, कविताएं लिखी जा रही हैं कि आखिर उस आंदोलन का हश्र क्या हुआ या उस आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए थे उनके जीवन की दिशा क्या रही, उसका परिणाम क्या रहा। क्योंकि इस बात को कोई भी बहुत संवेदनशीलता से दिखाता नहीं, क्योंकि हमारी जैसी मीडिया है, जैसा हमारा समाचार तंत्र है, वो सब खामोश है। एक बड़े काफी समय तक जो आंदोलन चलता रहा, जिससे लाखों युवा जुड़े, अपने अच्छे खासे कैरियर को दांव लगाकर जो जुड़े, जिन्होंने काफी त्याग किया, जिन्होंने स्टेट का, राज्य के काफी आतंक का उन्होंने सामना किया, उस पे एक तरह की खामोशी और चुप्पी। लेकिन रचनाकार जो है, लेखक जो है, वो इन त्रासदियों को देखकर चुप नहीं रह सकता है। वो कुछ ना कुछ लिखता है और उस पे एक तरह से कहानियां आती हैं, कविताएं आती हैं, जैसे कि अभी संजय जी की कहानी भी इसी विषय वस्तु पर एक आई है। तो ये एक आंदोलन के, ये मुझे लगता है कि वो कंटिन्यूटी है, निरंतरता है कि हम उस आंदोलन पर, जो कि एक सशस्त्र भी था, राजनीतिक भी था और एक स्तर पे बड़ा एक सामाजिक आंदोलन था, युवाओं का आंदोलन था। सशस्त्र संघर्ष या हथियारबंद संघर्ष केवल उसका एक पक्ष था, दूसरे और उसके कई आयाम थे, कई उसके पक्ष थे। छात्र राजनीति भी थी उसमें, जो है वो सत्ता का प्रतिपक्ष था, सत्ता का विरोध था। तो इसकी जो बहुआयामिता है वो रचनाकारों के माध्यम से वो सामने आ रही है, जैसा कि इस कहानी के माध्यम से हमें कई बातें हमें पता चलती हैं। ये कहानी आप देखेंगे तो वो एक, इसमें प्रभाशंकर पात्र है जो कहानी का एक तरह से सूत्रधार है। जैसे नाटक में सूत्रधार होते हैं, वो लगभग सूत्रधार की हैसियत से है और वो कहानी को आरंभ करता है और कई पात्रों को वो सामने लाता है। तो प्रभाशंकर एक मीता दास नामक एक अपनी पुरानी सहपाठिनी की खोज करता है। कई साल के बाद वो उसको मिलती है किसी भीड़ भाड़ भरे किसी बाजार में, और वो फिर उसके जीवन को समझने की वो कोशिश करता है कि इस बीच आखिर उसके साथ क्या हुआ। क्योंकि वो जो मीता दास है वो अपनी युवावस्था में, अपनी जवानी के दिनों में एक क्रांतिकारी जिसका नाम बादल है, मनीष बादल, उसके साथ वो उसके प्रति आकर्षण से बंद करके वो उसका एक प्रकार से उसके साथ वो अपना जीवन यापन करती है। उसके साथ वो जंगलों में चली जाती है, जिनकी कहानी में चित्रण किया गया है। लेकिन वो उसका प्रेमी जो है वो किसी आंतरिक भीतरघात या किसी आंतरिक जो लड़ाइयां होती हैं, कई बार आंदोलनों में भी होती हैं, उनका वो शिकार होता है। और वो जब वो मारा जाता है तो वो एक तरह से पुरुषहीन हो जाती है, पुरुषहीन होके वो असहाय हो जाती है और फिर वो वापस किसी तरह से संघर्ष करके अपने जीवन में लौटती है। और फिर वो एक किसी बड़े कांग्रेसी नेता की एक कहानी में दिखाया गया है कि वो बड़े कांग्रेसी नेता की वो पत्नी जैसा ही कुछ वो बन जाती है। हालांकि वो कितना पत्नी है या कितनी दूसरे तरह के रिश्ते में है, वो कहानी का ने उस पर बहुत अधिक उसको खोल के नहीं लिखाया है। तो ऐसा उसके साथ, यानी कि एक स्त्री मीता दास के माध्यम से जो लोग क्रांतिकारी आंदोलनों में जाते हैं और फिर वो किस प्रकार से आतंक का, दमन का जो पूरा चक्र चलता है, उसके वो शिकार होकर के वो अपने जीवन को वो कई दिशाओं में उनका जीवन फिर उसको वो बढ़ता चला जाता है। यानी कि वो एक ही जीवन में
कई प्रकार के जीवन को, एक ही जिंदगी में कई जिंदगी वो जीते हुए वो दिखाई देते हैं। और ये कहानियां और उपन्यास अक्सर ऐसे ही लोगों को अपने कहानी, अपनी चीजों की, अपनी रचना की विषय वस्तु बनाते हैं, जिसमें ऐसे किरदार मिलें जिनके जिनके जीवन में एक बहुआयामिता हो, उसकी बहुपक्षीता हो। तो वो मीता दास के माध्यम से कहानीकार ने उसको उसमें चित्रित किया है। मुझे इस कहानी में एक महत्वपूर्ण बात यह लगी कि वो जो एक जेंडर के, एक स्त्री के नजरिए से भी सामाजिक चीजों को, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखा गया है। क्योंकि माना जाता है कि स्त्रियों का जो पक्ष है, स्त्रियों का की जो संवेदनशीलता है, स्त्रियां जिस प्रकार का आंदोलन चाहती हैं, वो अभी पूरी तरीके से हमारे साहित्य में अभी वो पक्ष अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है। क्योंकि एक सशस्त्र संघर्ष है जहाँ पे हथियार बंद संघर्ष है, और फिर उसके बाहर की जो दुनिया है वहां पे वैसा ही जो है वो अवसरवादी, एक पुरुषवादी राजनीति है। तो दोनों तरफ से एक स्त्री को जो पीड़ा का सामना करना पड़ता है, वो जब जंगल में जाती है, वहां पुलिस है, वहां पे खूंखार हथियारबंद दस्ते हैं, और जब वो बाहर लौटती है, बाहर मेन स्ट्रीम की तथाकथित मुख्यधारा की राजनीति में, तो वो किसी की केवल जीवन संगिनी या उसकी अनुचर बनकर रह जाती है। लगभग उस स्त्री की हालत भी रखाए जैसी हो गई है, जो बड़े नेता कई बार अपने लिए रखते हैं, स्त्रियों को बनाते हैं, अगर बहुत ही कठोर भाषा में कहा जाए। तो ये इस कहानी में ये दर्द एक पूरा जेंडर के, एक लैंगिक नजरिए से ये पूरी राजनीतिक परिस्थितियों को ये कहानी प्रकट करती है। और दूसरा इस कहानी का महत्वपूर्ण पक्ष में ये लगा कि ये कहानी जो है वो जो छात्र राजनीति है, छात्र राजनीति के भीतर से जिन लोगों को बाहर निकलना था, जिन लोगों को बाहर आकर के समाज और देश को जिनको बदलना था, वो लोग बहुत जल्दी वो अपने जीवन को वो एग्जॉस्ट कर लेते हैं। उनको कोई अगर सही दिशा अगर उनको ना मिलती जाए, अगर उनको सही राजनीतिक विवेक अगर ना प्रदान किया जाए, तो वो अपने जीवन को बहुत ही एक तरह से जल्दी, एक उनके भीतर जो युवाओं के भीतर जो एक स्वाभाविक पैशन है, आवेग है, जो लड़ने का जो उनके भीतर संघर्ष है या मादा है, उसके कारण, वो गर्म खून के कारण वो बहुत जल्दी अपने जीवन को वो बुझा देते हैं। एक प्रकार से वो जीवन को एक तरह से गलत दिशा में कई बार ले जा करके या बहुत जल्दी उसको नष्ट कर देते हैं, जबकि उनका जीवन बड़ा बहुमूल्य होता है और वो बहुत अच्छे बेहतर कार्यों के लिए वो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन कई बार वो एक प्रकार से अपने उद्दाम, अपने एक प्रकार से आवेगों के अधीन होकर के वो कुछ भी वो नहीं कर पाते हैं। तो मीता दास की ट्रेजेडी मुझे लगता यही है कि वो अपने जीवन में आवेगों के अधीन होती चली गई, और जो उसको जो सही राजनीतिक विवेक, सही राजनीतिक दिशा देने का जो काम था, वो पूरा नहीं हुआ। तो ये इस दृष्टि से मुझे ये कहानी महत्वपूर्ण लगती है। लेकिन इस कहानी में कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इसकी थोड़ी सी इसको लिखते समय लेखक ने कुछ अपने उसके पूर्वाग्रह भी दिखाई देते हैं। दुनिया का हर बड़ा आलोचक मानता है कि कहानी में जो नैरेटर होता है, कथावाचक जो होता है, वो अपने में कई बार पात्र होता है, वो कहीं बाहर नहीं बैठा होता है, बल्कि वो हर कैरेक्टर के बीच में ही बैठा होता है, और वो अपने विचार, दृष्टि, अपनी बातें, वो उनको एक अदृश्य ढंग से वो उसको लगातार उसको कहता हुआ चलता है। तो ये बात मुझे लगी कि लेखक ने ये जो मीता दास का जो चरित्र बुना है, ये एक प्रकार से इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से इस रूप में रखा जा सकता था कि मीता दास एक बहुत ही थोड़ी सी मुझे कमजोर चरित्र लगी, कि वो लेखक का जो प्रैग्मेटिज्म है लाइफ को लेकर के, लेखक का जो व्यवहारवाद है, व्यवहारिक जीवन की जो उसकी समझ है, वो मुझे लगता है कि उसने मीता दास के कैरेक्टर को थोड़ा सा वीक कर दिया, उसको थोड़ा सा कमजोर बना दिया है।
क्योंकि हम लोगों ने अपने छात्र जीवन से लेकर वर्तमान तक बहुत सारे ऐसे चरित्र, स्त्रियों के चरित्र देखे हैं जो कई बार आंदोलन में हैं, आंदोलन से निकले हैं, आंदोलन से तप करके निकले हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा, स्वाभिमानी, गरिमामय उन्होंने जीवन, अपना उत्तर काल का उनका जीवन भी वैसा ही रहा है। वो ऐसा नहीं रहा है कि वो मीता दास की तरह वो पहले किसी एक पुरुष जो कि क्रांतिकारी है उसके कंधों पर अपना सर रखे हुए हैं, और फिर जब वो बाहर निकल के आई हैं जंगल से, तो किसी एक बहुत ही औसत, साधारण से किसी एक मुख्यधारा के नेता के घर में उसकी एक तरह से उसकी दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी के रूप में अपना जीवन यापन करने की वो कोशिश कर रही है। तो ये जो लेखक का जो प्रैग्मेटिज्म है, वो मुझे लगता है कि वो उसने जो है वो इस कैरेक्टर को थोड़ा सा कमजोर कर दिया, क्योंकि बहुत सारी पहले भी कहानियां लिखी गई हैं, कविताएं लिखी गई हैं, जिसमें नक्सल आंदोलन के विवेचन का तरीका ये था कि उसमें जो दमन था, राज्य प्रायोजित आतंक था, जो बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जो बहुत ही खतरनाक तरीके से लोगों को का एक प्रकार से सफाया हुआ, गरीबों का सफाया हुआ, उसको प्रकट करने में अधिक रुचि ली जाती थी, ना कि केवल ये माना जाता था कि सब कुछ वहां फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ कुंठा है, और जो लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए थे वो केवल फ्रस्ट्रेशन या कुंठा के शिकार हो जाने के लिए ही वो अभिशप्त, यानी कि उनके आदर्शवाद, उनके आइडियलिज्म को भी उसको पहचाना जाता था, और फिर उसको उस चरित्र को एक गरिमामय ढंग से वो उसको प्रस्तुत किया जा सकता। खैर ये मेरी अपनी आलोचना है, मैं नहीं कहता कि मेरे दृष्टिकोण से, मेरे नजरिए से कोई लेखक लिखे। लेखक अपना स्वतंत्र है, और संजय जी ने भरपूर काम किया है इस कहानी को लिख करके, और इस कहानी के माध्यम से आपको कम से कम ये तो पता चलता है कि जो कहानी में जो विसर्जन शब्द ही है कि किस प्रकार से समय बीतने के साथ बड़े राजनीतिक मूल्य, विचारधाराओं के बड़े मूल्य, वो धीरे धीरे थक जाते हैं, वो जर्जर हो जाते हैं। जैसे हम पुरानी मूर्तियां, उनको बहुत पूजा करते हैं, उनको बहुत खिलाते पिलाते हैं, हम जानते हैं कि वो निष्प्राण हैं, लेकिन हम उनमें सारे प्राण ढूंढते हैं, उनमें सारा जीवन ढूंढते हैं, उनमें अध्यात्म ढूंढते हैं, हम देवत्व ढूंढते हैं। बाद में उन्हीं मूर्तियों को हम, जो बात हम पहले से जानते होते हैं, उन्हीं उसी आधार पर उन मूर्तियों को हम ले जाकर के किसी पानी के कुंड में, किसी तालाब में ले जाके हम नदी में हम विसर्जित कर देते हैं। तो वैसे ही जो उसने, लेखक ने एक प्रकार से जो उसका जो तुलना की है कि वो जो मूर्तियां फेंक दी गई, वो दरअसल वो एक मानव चरित्र के रूप में भी है कि मानव चरित्र, मानव मन में जो बहुत सारे बड़े आदर्श थे, जो बड़े बड़े स्वप्न थे समाज को बदलने की, जो उसमें गुस्सा था, उसमें जो क्रोध था, जो आवेश था, और उससे जो एक किरदार बनना था, उससे जो एक तरह का व्यक्तित्व बनना था, वो व्यक्तित्व भी टूट गया। उस व्यक्तित्व को भी हमने अपने पीछे छोड़ दिया, और उसको हमने समय के साथ हमने उसको विसर्जित कर दिया। तो ये कहानी का जहाँ पे शुरुआत होती है विसर्जन, और कहानी का जहाँ पे अंत होता है, मुझे लगता है कि ये लेखक ने एक बड़ा अच्छा उसका एक कथा भाषा में, अपनी एक तरह से तुलना में, उसकी जो उसने रूपक उसने तैयार किया है विसर्जन का, वो मुझे खासा अपीलिंग लगा। फिर अंत में वैभव जी, हाँ, समय की भी अपनी प्रतिबद्धता है। अगर आप और कुछ कहना चाह रहे हो तो, क्योंकि सवाल फिर बाद में और भी आएंगे, तो लेखक को मेरी ओर से बधाई कि वो उसने जो है वो नक्सल आंदोलन में एक कैरेक्टर के द्वारा दूसरे चरित्र को खोजा गया, और उस खोज को जो है वो आधार बना करके हमें फिर से सोचने के लिए उसने मौका दिया कि इन बड़े आंदोलनों का, बड़े स्वप्न थे जिन आंदोलन में, उन आंदोलनों का क्या हश्र हुआ, हम उनको कैसे हम मोड़ करके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वैभव जी के अपने विचार थे इस कहानी को लेकर, और स्त्री सत्ता भी सामाजिक संरचना जो है उसमें बहुत अजीब तरीके से अभी तक घूम रही है, वो अभी तक भी उससे स्वतंत्र नहीं हो पाई है, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे वो समाज के किसी कोने में रहे। तो इस विचार को ज्यादा मुझे लगता है सोनी जी के द्वारा हम सुनेंगे
कि कहानी को पढ़ते हुए सोनी जी के क्या विचार रहे, और मीता दास है, प्रभा शंकर है, और भी जो पात्र आए हैं, मनीष बादल हैं, तो उन सारे पात्रों के बारे में हम सोनी पांडे जी से सुनते हैं। स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति। सबसे पहले तो हंस की टीम को बहुत ही आभार कि इस महत्वपूर्ण कहानी पर बातचीत करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। बहुत पहले चूंकि बहुत सारी बातें वैभव जी कह चुके हैं, आप कथा आलोचक हैं और आपने बड़ी गहनता और सूक्ष्मता से कहानी के विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखी, इसकी पड़ताल की। दरअसल इस कहानी पर जब बात करने के लिए मुझे हंस की टीम ने आमंत्रित किया तो मैंने तुरंत स्वीकृति दी, क्योंकि ये कहानी मैं अभी 1 हफ्ते पहले ही मैंने इस कहानी को पढ़ा था और कहानी ने मुझे जो है बहुत ही प्रभावित किया कि ऐसे समय में ये कहानी लिखी जा रही है जब ऐसी कहानियों की बहुत जरूरत है। वैभव जी ने प्रभाशंकर को सूत्रधार की तरह देखा। मैं केवल सूत्रधार के तौर पे ही नहीं, बचे रहने की उम्मीद के तौर पे भी देखती हूँ। प्रभाशंकर जैसे लोग जिनके अंदर अभी भी चेतना बची हुई है, अपने प्रतिष्ठानों की दीवार पे मनीष बादल जैसे लोगों की कविताओं के पोस्टर लगाने का साहस बचा हुआ है, तब तक मुझे लगता है कि बहुत कुछ खत्म हो जाने की जो उम्मीदें हैं वो खत्म होने के बाद भी कुछ बची रह जाती है। खत्म होने के बाद भी कुछ न कुछ बचा जरूर रहता है, और वो जो चिंगारी है वही एक बार फिर से मनीष बादल जैसे लोगों को तैयार करती है। पहली बात। दूसरी बात ये, बहुत पहले मैंने संजय जी की एक कहानी, मुझे लगता है कि मैं शोध छात्रा थी तब मैंने हंस में पढ़ी थी रंडी बाबू, और उसके बाद और भी बहुत सारी कहानियां पढ़ी, लेकिन वो कहानी मेरी स्मृति में आज भी जो है, और ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है कि आज आपकी कहानी को जो है पर बातचीत करने के लिए मुझे अवसर हंस परिवार ने दिया। मैं स्त्री दृष्टि से जब मैंने इस कहानी को पढ़ना शुरू किया तो मीता दास का चरित्र जो है वो बहुत कमजोर लगा। पहले पार्ट में मुझे लगा कि मतलब एक ऐसी स्त्री जो तमाम तरह के स्वप्न लेके चलती है, जो क्रांति की मसाल लेके चलती है, एकदम से आकर के वो कहाँ जो है वो राय चौधरी बन जाती है, रागिनी राय चौधरी बन जाती है और विलासिता को अपना लेती है। वो सारे संघर्ष उसके खत्म हो जाते हैं और एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ करके वो एक कोने में बैठ जा रही है। बैठ ही नहीं रही है बल्कि डर रही है कि उसकी वो पुरानी पहचान दुनिया के सामने न आए। वो प्रेम शंकर को मना भी करती है कि तुम अपने प्रतिष्ठान की दीवार से वो मेरा चित्र हटा दो, तुम कहीं चर्चा मत करना, क्योंकि जिसके संरक्षण में वो है उसके राजनीतिक जो कैरियर है उसके लिए उसकी यथार्थ का वापस आना बहुत ही खतरनाक है, बहुत कुछ बिगड़ सकता है। लेकिन जब मैंने दोबारा इस कहानी को पढ़ा तो मीता दास का चरित्र मुझे एक बार फिर से प्रेम शंकर के जो है निकट, प्रभाशंकर के निकट दिखाई दिया। क्योंकि स्त्री दृष्टि से भी वैभव जी ने अपनी बात रखी है। मीता दास अपने युवा अवस्था में कॉलेज के दिनों में मनीष बादल से प्रभावित होती है, उसका साथ चुनती है, उसके साथ नक्सल क्षेत्र में जाती है, क्रांति का हिस्सा बनती है, उसके तमाम आंदोलनों का हिस्सा बनती है और लगातार उसकी मुश्किलों में खड़ी रहती है। एक स्त्री ये अपना चयन, उसका अपना चयन है, वो अपने जीवन की युवा अवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण उसके जीवन का समय है वो मनीष बादल को देती है। लेकिन जो कि राजनीतिक समीकरणों और तमाम तरह की जो है सत्ता के दुष्चक्रों की वजह से जो है मनीष बादल जैसे लोग मारे जाते रहे हैं और मारा जाता है। लेकिन जब मैं उसके बारे में जब मनीष की हत्या हो जाती है और मैं मीता का एक जो वक्तव्य पढ़ती हूँ वहां आकर के मैं रुक जाती हूँ। मैं पढ़ती हूँ उसको। पुलिस और वे सभी बादल की तरह मेरे भी खून के प्यासे हैं। यह आंदोलन भी वर्चस्व और लेवी उसूलने के खेल में अपनी राह से भटक गया है। आदर्श और मूल्य दिखाने के लिए रह गए हैं। मैं कैसे बचकर निकली थी मैं ही जानती हूँ। वे हर जगह मुझे ढूंढ रहे थे। तुम क्यों जानना चाहते हो? जंगल में किसी तरह निकली तो एक रात पुलिस वालों ने मुझे संदेह के आधार पर दबोच लिया। रात भर थाने में रखा, मेरा रेप होता रहा। सवेरे उन्होंने भगा दिया। मैं अपनी पहचान छुपाकर भागती रही, फिर कलकत्ते आ गई। एक स्त्री के लिए सबसे जो उसकी कमजोर, मतलब सबसे उसकी जो कमजोर नब्ज है उसकी देन, स्त्री यही आ करके हार जाती है।
बलात्कार की यातना सहने के बाद मीता दास कैसे फिर से उसी आदर्श के संसार में जाती जहां उसके देह का शोषण होता है। एक ये भी जो एक स्त्री का मनोविज्ञान है, इसको समझने की जरूरत है, जिसको कि संजय जी ने बहुत बेहतरी से समझा है कि उस यातना को सहने के बाद बहुत कम लोग हैं, या उंगली पर गिनने भर एकाध जो है सोनी सोनी जैसे कुछ लोग मिल जाएं कि जो तमाम यातनाओं को सहने के बाद भी वहां खड़े हैं। मीता आके टूट जाती है यहाँ पे और वो एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लेती है। जैसा कि आपने कहा कि आरंभ कहानी का बहुत ही सुंदर आरंभ और अंत है, इससे सुंदर इसका आरंभ और अंत नहीं हो सकता कि कहानी मूर्ति के विसर्जन से शुरू होती है और अंत में आके विचारों के विसर्जन पर समाप्त होती है। वहां पे आकर के प्रभाशंकर कहते हैं कि मैं अब इन चीजों का वो कहता है, फिनिक्स की तरह सोचता हूँ, सुंदर अक्षरों में लिखकर उस जगह पर शमशेर की कविता लौट आ उधार लगा दूं। फिर सोचता हूँ इसे खाली ही रहने दिया जाए। जब भी देखूंगा मुझ में शर्म पैदा होगी, वह शर्म जो बड़े बड़े लोगों में भी नहीं बची है, या मुझे अपनी पीढ़ी के गैरत के विसर्जन की याद दिलाएगी। यहीं पे जो वैचारिक स्खलन है हमारे समय का, निरंतर विचारों की जो दीवारें हैं जो ढह रही हैं, समझौतावादी एक संस्कृति जो है पनप रही है, जहाँ पे जो युवा क्रांति की मसाल थामते थे, जो युवा समय और समाज को, जो सत्ता को उसका आईना दिखाते थे, इतने बड़े बड़े मतलब नीट जैसे कांड होते हैं, पेपर लीक होता है, लेकिन युवाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे समय में ये कहानी बहुत ही प्रासंगिक होती है कि जो युवा समय और समाज को बदलने की शक्ति रखते थे, जो युवा आंदोलन स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से शुरू होती थी और एक बड़ी लड़ाइयों में तब्दील होती थी, आज हम एक ऐसे समय में आके खड़े हैं कि इस तरह का कहीं कोई मुहिम बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई नहीं देता है। तो कहानी स्त्री की दृष्टि से भी यदि मैं देखूं तो स्त्रियों के लिए ये समय और बुरा हुआ है। स्त्री देह की स्थिति ये है कि 2-4 घटनाएं घटित हो रही हैं स्त्रियों के साथ, जिस तरह से सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, रील्स का दौर है, तो कुछ स्त्रियों द्वारा किए गए अपराध जो है सामने आते हैं, और उन 2-4 उंगलियों पर गिनने भर के जो अपराध हैं, उनके पीछे पूरी की पूरी स्त्री जो बिरादरी है वो कटघरे में खड़ी है। जैसे लग रहा है कि पुरुष सत्ता को, मैं पुरुषों को नहीं कहूंगी, मैं पूरी जो पितृसत्ता है उसको एक बहुत बड़ा जो है वो एक कवच मिल चुका है कि नहीं, उसके सारे अपराध इन 4 अपराधों, इन 5 अपराधों के पीछे समाप्त हो चुके हैं। अब सारी अपराधी जो हैं वो स्त्रियां ही हैं। मेरे तमाम रिश्तेदार, मेरी सहेलियां, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग अब ये कह रहे हैं बेटों की शादी करने में डर लग रहा है, बेटियां रोज मारी जाती हैं, बेटियों के साथ रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, अखबार स्त्रियों के साथ हो रहे अपराधों से भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी स्त्रियों का मूल्यांकन आज भी 2-4 उंगली पर गिनने भर अपराधों के आधार पर हो रहा है। ऐसे में मीता दास क्यों नहीं एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढेगी? तो इस तरह से एक स्त्री की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो उसका कमजोर हो जाना कहीं ना कहीं जो देह के साथ हो रही यातना का जो संदर्भ है उसके साथ शुरू होता है। और ये कहानी जो है हमारे समय की एक पूरी कहानी में बहुत फैलाव नहीं, मुझे ये कहानी इतनी कसी हुई कहानी लगी, कहानी का सिर्फ मुझे इतना मजबूत लगा कि पूरी कहानी विसर्जन से शुरू होकर के और बहुत तेजी से विसर्जन तक पे समाप्त होती है। एक जो दोस्त है प्रभाशंकर, जिसके मन में बहुत पहले मीता के प्रति आकर्षण है, वो अचानक से उसको देखता है और उसे विश्वास नहीं होता है कि जो किसी क्रांतिकारी के साथ भाग गई थी, फिर वो अचानक से कैसे हमारे शहर में दिखाई दे रही है। वो मिलती है, उनकी बातचीत होती है, उनकी दोबारा मुलाकात होती है, और दोबारा मुलाकात में जो दृश्य है उसका पूरा का पूरा स्वरूप ही बदल चुका है। इस तरह से विसर्जन कहानी जो है मुझे लगता है कि ये आज के समय में इस कहानी की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है कि जब तेजी से जो है हमारे युवाओं में भटकाव शुरू हो गया है, हमारे युवा जो हैं दृष्टिहीन होते जा रहे हैं, उनको भटकाने के तमाम जो यंत्र हैं वो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, रील्स घूम रहे हैं, मीम्स घूम रहे हैं, जो मुद्दे हैं मुद्दों से हमारी युवा पीढ़ी जो है दूर भागती जा रही है। और जो नक्सल आंदोलन की समाप्ति की जो बात की है, समाप्ति क्या, विचार कभी नहीं मरते, मेरा ये मानना है कि विचार कभी नहीं मरते। ये अवश्य होता है कि
कभी कभी जो उसका दृश्य में वो बहुत दिखाई नहीं देता है, उसके स्वरूप बदलते रहते हैं, वो पलट करके सारे विचार आगे पीछे आते हैं, उनकी अपनी एक यात्रा है। तो इसी तरह से इस समय की हमारी यात्रा है और हर अति का अंत होता ही होता है, मैं इस उम्मीद के साथ हूँ। और इसी तरह से जो सूत्रधार है, यानी जो जैसे कि चूंकि मैं कहानियां लिखती हूँ तो मैं वैभव जी से सहमत हूँ कि लेखक कहीं न कहीं अपनी कहानी में किसी न किसी दृष्टि से जरूर होता है, वो परकाया प्रवेश जरूर करता है और उसके विचार खुद ब खुद कहानी में कहीं न कहीं आते हैं। तो मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि लेखक जो है उसके विचार यहाँ नहीं है, लेकिन इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि संजय जी ने जो चरित्र गढ़ा है प्रभाशंकर का, वो ये उम्मीद दिलाता है कि विसर्जन कहानी के माध्यम से जो है प्रभाशंकर जैसे चरित्र भी बचे रहेंगे। शुक्रिया सोनी जी, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण विचार इस कहानी पर। अब मैं संजय जी की तरफ आती हूँ, जो कि स्वयं लेखक भी हैं। सर, आपने एक अंत जो किया है वो एक फिनिक्स शब्द आया है, तो इस कहानी के विसर्जन या तो मूर्ति विसर्जन है, या चरित्र का विसर्जन है, या उनके नैतिकता का विसर्जन है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए आप थोड़ा फिनिक्स के बारे में बताएं कि ये कहाँ से आपने ये शब्द लिया और अंत आपने इसी से क्यों किया। जी जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राजेंद्र यादव जी की स्मृति को नमन करता हूँ, बड़े भाई संजय सहाय जी की को नमन करता हूँ, आदरणीय रचना यादव जी, आपको बड़ा दीनदयाल जी, शोभा अक्षरा जी, नाजरीन जी, तमाम लोगों के प्रति अभिवादन करता हूँ उनका और अपने मन करता हूँ। वैभव जी ने और सोनी जी ने जिस तरह से विमर्श किया है, उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने से कहानी का पक्ष पूरा सा मुझको लगता है कि उस तरह से प्रकट नहीं होगा रचना। मेरे भीतर दृष्टि बिंदु का तनाव क्या होना चाहिए कहानी को लेकर, एक संवेदनशील पाठक ने मुझसे फोन पर पूछा कि क्या मानवीय हिरवा और मलकम रहने की हत्या पर यह कहानी लिखी गई है। मैंने कहा एग्जैक्टली, आपने सही पकड़ा है। क्रॉच वर्ग की तरह मेरे भीतर मानवीय हिरमा और मलकम रानी की हत्या का प्रसंग है, लेकिन मैं इस बात से विचलित नहीं हूं कि पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। पुलिस को उनके ही लोगों ने, उसी विचारधारा के दूसरे वर्चस्वशाली समूह के लोगों ने सुराग दिया, तो फिर इस तरह के आंदोलन का औचित्य क्या है, मैं इस बात से विचलित नहीं था। प्राय आप देखें, चाहे चारू मजूमदार हो या कानून चांदयाल जी हो, उनके भीतर के अंतर्विरोध से उनका आंदोलन धीरे धीरे बिखरने लगता है, डेल्टाओं में बदलने लगते हैं। फिर इस तरह के आंदोलन का औचित्य क्या है? एक कहानी विसर्जन लिख देने से किसी विचारधारा का अंत नहीं हो जाता है। मैं चाहता था कि किसी न किसी रूप में कम से कम एग्जैक्ट नहीं कहा जाए, नहीं, फिर भी मैं सोचता था, मुझे क्षमा करेंगे, कि मैं मलकम रानी को पुनर्जीवित करूं और उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास करूं। मैं एक आम आदमी की तरह इस कहानी में वहां हूं जहां मोरू बाबा का सपना है। वैभव जी ने ठीक ही कहा था कि किसी न किसी रूप में कहानी का शामिल होगा। मेरे भी कुछ सपने और सपनों का मरना सबसे खतरनाक। मैं प्रभाशंकर के आत्मचित्कार में क्योंकि बदलाव परिवर्तन में अगर शामिल नहीं होता तो कम से कम मेरे भीतर की कायरता होती, मेरे भीतर की बुजदिली खत्म हो, मेरे भीतर की असंवेदनशीलता नष्ट हो, मैं परेशान हो चुका।
और फिनिक्स पक्षी का बिंब मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि एक कहानी लिखने से, एक मरकम राजी या मानवीय हृदय के मरने से आंदोलन समाप्त नहीं होता है। 1967 से चलकर किसी न किसी रूप में यह आंदोलन चल रहा है। जब तक समाज में गैर बराबरी है, उद्भेदन है, उत्पीड़न है, शोषण दमन है, तब तक फिनिक्स पक्षी की तरह यह आंदोलन अपनी राख से, अपने विनाश से, अपने नष्ट होने के बाद भी जीवित रहेगा। किसी न किसी रूप में इसका पुनर्जीवन हमारे समाज में तब तक रहेगा जब तक लोगों के बीच गैर बराबरी की स्थिति है, उत्पीड़न और पीड़ा विभेदन की स्थिति है, शोषण दमन है। इससे ज्यादा आप लोगों ने कहा है। मैं आप तमाम लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जितना आपने सोचा है वैभव जी, जितना सोनी जी ने सोचा है, उतना एक कहानीकार के रूप में मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि उतना सिद्धस्त समालोचक मैं हूं नहीं। मैं आप लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने कहानी के द्वार पर बेहतर प्रकाश डाला है। मैं मोनू बाबा के सपने में अपने को देखता हूँ। मैं चाहूंगा कि मोनू बाबा पर अगर आपका ध्यान जाए तो शायद कहानी की सार्थकता और नजर आ सकती है। गोलू बाबा पे मोनू बाबा कहते हैं कि मीता दास एक दिन सोन चिड़ैया बनकर लौटेगी, सुख शांति की नदी लेकर फिर धरती प्रकृति लहलहा उठेगी। मैं उससे मिलूंगा और कहूंगा तुम मेरी प्यारी बेटी हो, यह यूनिवर्सिटी तुम्हें सलाम करती है। तो मोनू बाबा एक जगह आए हैं, मैंने इसे कोट भी किया है। तो समय है अभी, तो वैभव जी कहानी में प्रेम जो प्रभा शंकर और मीता दास के बीच जो सहपाठी के तौर पे जब वो कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है, जहां भी वो पढ़ रहे थे, उस समय का जो वो एक थोड़ा सा प्रेम का टोन कहानी पे आया है, तो मैं इस पे आपसे सवाल चाहूंगी कि कहानी में प्रेम और विचारधारा का संबंध किस रूप में सामने आता है? आप इसे कैसे देखते हैं, प्रेम और उस विचारधारा को? लेखक ने इस कहानी में जो विषय वस्तु ली है उसमें प्रेम और विचारधारा में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि एक समय लैटिन अमेरिका के बड़े क्रांतिकारी चे गुवेरा कहते ही थे कि क्रांति जो है, क्रांति का स्वप्न देखना सबसे बड़ा कोई प्रेमी ही या जिसमें प्रेम करने की क्षमता होगी इस संसार से, इस प्रकृति से, मनुष्यता से, समाज से, वही क्रांति के स्वप्न भी देखता है। यह विचारधारा, क्रांति अपने में एक विचारधारा है। तो जो एक सबसे महान विचारधारा होगी वो प्रेम के, एक प्रकार से प्रेम के धरातल से ही वो पैदा होती है। अब देखिए, दुनिया की जितनी भी बड़ी विचारधाराएं हैं, चाहे मार्क्सवाद हो, समाजवाद हो, गांधीवाद रहा हो, इन सब के जो उसके केंद्र में जो विचार है वो क्या विचार है? वो यही है कि संसार को, इस मनुष्यता को हम प्रेम करें, समाज में समानता के आदर्शों से प्रेम करें। तो प्रेम जो है वो जो लेखक ने जो लिया है, वो प्रेम कोई केवल स्त्री और पुरुष के प्रेम तक सीमित नहीं है। प्रेम का एक बड़ा बृहत्तर, एक बड़ा व्यापक अर्थ भी होता है। जब स्त्री और पुरुष प्रेम करते हैं तो भी उसमें केवल दैहिक या यौनिक पक्ष उसका नहीं होता है, विचारधारा भी उसमें होती है। उसमें समाज के जो बड़े स्वप्न हैं, समानता के संघर्ष के जो बड़े एक तरह से आंदोलन है, जो उसके लिए त्याग करना है, जो उसके लिए संघर्ष करना है, उन सब के प्रति उसमें प्रेम उसमें शामिल होता है। तो ये प्रेम का एक संकीर्ण पक्ष जो है कि प्रेम स्त्री और पुरुष के परस्पर आकर्षण से पैदा होता है, खत्म हो जाता है, ये कम से कम इस कहानी की केंद्रीय थीम नहीं है। कहानी की केंद्रीय थीम ये है कि वो प्रेम जो है
वो बृहत्तर वो सपनों से जुड़ता है, बृहत्तर लक्ष्यों से जुड़ता है। तो इस अर्थ में प्रेम और विचारधारा का मुझे लगता है कि संबंध होता है कि कोई भी प्रेम विचारधारा मुक्त नहीं होता है, ये मेरा मानना है। वो इसलिए क्योंकि प्रेम भी कई बार बहुत सोच समझ करके देख कर किया जाता है। प्रेम कई बार जाति में किया जाता है, प्रेम कई बार अपने वर्ग में किया जाता है, अपने धर्म के स्त्री या पुरुष के साथ किया जाता है। और जो लोग प्रेम का विरोध करते हैं वो भी किसी आइडियोलॉजिकल, किसी वैचारिक, विचारधारात्मक कारणों से भी वो प्रेम का विरोध करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। मैं तो इस स्थिति को मैं तो बल्कि इसका स्वागत करूंगा कि प्रेम जो है वो विचार और विचारधारा से मुक्त हो जाए। लेकिन ऐसा समाज की सच्चाई नहीं है, समाज की ऐसी वास्तविकता नहीं है। प्रेम देखेंगे कि जो आंदोलन हुए जो कि 1970 के आसपास हुए, उसमें उससे जो स्त्री और पुरुष निकले, जो सोशलिस्ट मूवमेंट में गए, जो कई बार गांधीवादी आंदोलनों में गए, जिन्होंने सड़कों पर जाके संघर्ष किया, जिन स्त्रियों पुरुषों ने, उन्होंने भी जो है वो अपने प्रेम को किसी एक बड़े वैचारिक स्वप्न से उन्होंने उसको जोड़ा। तो ये मुझे लगता है जहां प्रेम किसी बड़े वैचारिक स्वप्न से नहीं जुड़ता है, वहां पे प्रेम की चमक, प्रेम का जो उसकी गहनता है, प्रेम का जो एक उसकी जो उसका एक अपनी उसकी औदात्य है, वो मुझे लगता है कि वो कमजोर पड़ जाता है। तो प्रेम को प्रेम बने रहने के लिए एक बेहतर विचार का स्वप्न, स्त्री और पुरुष, स्त्री के मन में पुरुष के प्रति सम्मान, पुरुष के मन में स्त्री के प्रति, स्त्री को समान भाव से देखने का नजरिया, तो वो सारी चीजें उसमें बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे काम करती हैं। कई बार हमें दिखाई नहीं देता, हमें लगता है कि ये सब क्या है, विचार विचारधारा सब प्रेम में कहाँ चला आया। लेकिन हमारी चेतना जो है उसमें बहुत ही सूक्ष्म बहुत महीन ढंग से वो चीजें, वो आइडियोलॉजी, वो विचार, वो संस्कार, वो चेतना, वो समाज का परिवेश में मौजूद जो बातें हैं, वो सब उसमें गहरे तक वो धसी होती हैं। तो ये मुझे लगता है कि दुनिया में कोई चीज विचार या विचारधारा से मुक्त नहीं है। प्रेम ही क्यों, क्या शिक्षा मुक्त है विचार विचारधारा से? क्या हम सड़क पे जब हम चलते हैं तो भी बहुत सारी विचारधाराओं का हम देखते हैं चारों ओर असर है। हम जब कहीं पे अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं, गरीबों का अलग ढंग से इलाज हो रहा, अमीरों का अलग ढंग से इलाज हो रहा, तो क्या वहां विचार और विचारधारा नहीं है? तो हर संबंध, समाज का हर संबंध मुझे लगता है, स्त्री और पुरुष संबंध भी उसमें शामिल है, उसमें वैचारिकी की, विचारधारा की, विचार की एक बड़ी गहन, भले हम उसको स्वीकार न करें लेकिन उसकी मौजूदगी, उपस्थिति होती। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी व्यक्ति या प्रेम ही क्यों ना हो, वो विचार से मुक्त नहीं है। और हम कभी भी विचार से मुक्त हो ही नहीं पाते हैं। मुझे लगता है हम सोते भी हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ वो चलता ही रहता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो, वो जिस फेज में चल रहा होता है तो कोई ना कोई विचार चल ही रहे होते हैं। ये एक अच्छी बात सामने आई कि हम विचार से मुक्त नहीं हो सकते, विचारधारा से मुक्त नहीं हो सकते। थोड़ा और वक्त है नाजरीन जी, तो एक सवाल मैं संजय जी से ले लेती हूँ कि क्या मनीष बादल जो है कहानी में एक पात्र, वह केवल पात्र है या एक विचार का प्रतीक है? आपने मनीष बादल को कहानी में कैसे रखा है? एक नक्सल जो है वो किस विचार के तरह आता है या किस प्रतीक के तरह आता है, या सिर्फ वो एक पात्र है, या सिर्फ वो मीता दास का प्रेमी है, या फिर उनके मीता दास के व्यक्तित्व, आप हाँ उस पे थोड़ा आप कुछ कहें तो। मीता दास का प्रेमी तो कतई नहीं है। मनीष बादल सिर्फ पात्र नहीं है, अपने समय समाज का एक स्वप्नशील विचारवान व्यक्ति है जो दुनिया में व्याप्त गैर बराबरी, या कहें अपने समय समाज में व्याप्त गैर बराबरी, शोषण के खिलाफ अपने भीतर संघर्ष के लिए खुद को तैयार करता है और उस विचारधारा से जाकर जुड़ता है
जो एक व्यापक परिवर्तन का स्वप्न लेकर चलता है। सेंट्रल हॉल में जब वह अपनी कविताओं का पाठ करता है, व्याख्यान देता है, तब जाकर मीता दास उससे जुड़ता है मनीष बादल से। मीता दास का प्रेम उसके विचार के साथ आता है। जो कह रहे हैं वैभव जी, वो सही कह रहे हैं, संवेदनशील विचारवान लोग ही प्रेम कर सकते हैं। बिल्कुल जो इडियट है, जिनको कोई मतलब नहीं, वो भोग करते हैं। प्रेम वे लोग करते हैं जिनमें विचार है, जिनमें संवेदना है, चिंतन है, दुनिया को बदलने का स्वप्न है। तो मीता दास की मुलाकात ही बादल से सेंट्रल हॉल में होती है, जहां वो लेक्चर के लिए जाते हैं। और प्रेम करने के लिए सबसे मुफीद जगह है बस्तर का जंगल नहीं है। प्रेम ही करना होता मीता दास को और बादल को। अगर विचार नहीं होता, स्वप्न नहीं होता, संघर्ष की कामना नहीं होती उनके भीतर, उन्होंने दुनिया में बराबरी, शोषण, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना नहीं होता, तो किसी पांच सितारा होटल में जाके वो प्रेम करते, संघर्ष का पथ क्यों चुनते? मुझे लगता है मनीष बादल हमारे समय का एक जिम्मेदार पात्र है, जो दुनिया में व्याप्त, अपने समय समाज में व्याप्त गैर बराबरी, उत्पीड़न, शोषण, दमन के खिलाफ सोचता है। जी। तो सोनी जी को कुछ काम आ गया तो वो चली गई हैं। और अगर आप स्वयं से कोई अगर कहानी पे कोई विचार आ रहे हो, मैं अब सवाल नहीं करूंगी वैभव जी आपसे या संजय जी आपसे, अगर कुछ छूट गया हो तो 5-10 मिनट का समय है हमारे पास। अगर आप अपने और भी कुछ विचार देना चाहें तो आपका स्वागत है। मेरा सौभाग्य है कि मैं वैभव जी को सुनना चाहूंगा। मैंने जो अपनी बात रखी है उसको अगर वैभव जी अपनी व्याख्या दें, वो ज्यादा मैंने सुंदर रूप में सामने आएगा। वैभव जी को सुनना, सोनी जी को सुनना, आपको सूत्रधार के रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना मुझे बड़ा सुखद लगा है। वैभव जी कुछ बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बड़े समालोचक के रहते हुए एक कहानीकार को कम बोलना चाहिए। मैं वैभव जी से आग्रह करूंगा कि वो कुछ बोले। ललन चौधरी जी हैं, उनका एक कमेंट आया है कि प्रेम, हाँ मैं पढ़ देती हूँ। प्रेम यह बिना शर्त वाला लगाव है। प्रेम में तर्क कम, एहसास ज्यादा होता है। किसी को उसके अच्छे बुरे के साथ अपना लेना, उसकी खुशी में खुश हो जाना, बिना फायदा सोचे। प्रेम सवाल नहीं पूछता क्यों, बस कहता है तू है तो सब है। यह जीने की ऊर्जा देता है। विचारधारा यह सोचने का सिस्टम है, दुनिया को समझने, सही गलत तय करने, समाज चलाने के नियम, जैसे लोकतंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद, यह सब विचारधाराएं हैं। विचारधारा हर चीज का जवाब देती है, क्यों और कैसे। ये ललन चौधरी जी हैं। ज्योति रीता जी, हालांकि मुझे वह पंक्ति याद नहीं है, वैभव भाई अगर पूरा कर दे। दयानंद की पंक्ति है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयान को बात नहीं पाठ वेद होगा, मुझे चिट्ठी याद नहीं। कहा साथ चले तेज निशात नहीं। तो कोई सूरवीर, कोई बहादुर प्रेम की मार्ग पर चलता है, जिसमें अपना आत्मदान करने की शक्ति होती है, वही प्रेम कर सकता है। क्रांति और प्रेम में इसलिए कहा जाता है कि प्रेम और युद्ध में अंतर नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रेम करने का साहस किसी संघर्ष में शामिल होने के साहस जैसा है। बाकी प्रेम को लोग स्वतंत्र हैं किसी भी रूप में। मैं प्रेम पर कोई आधिकारिक व्याख्या दे भी नहीं सकता। उसके स्वरूप को,
उस नजरिए को लोग अपनी दृष्टि से देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये विमर्श यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग जुड़े और जो भी श्रोता अभी देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, आप सबका धन्यवाद। वैभव जी आपका धन्यवाद। संजय सर आपकी यह बहुत अच्छी कहानी है और आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं जहाँ से मैं आती हूँ। तो यह एक बड़ी बात है कि हमने एक जैसे शर्ट भी पहने हुए हैं, यह महज संयोग है। तो पुरानीगढ़ से आती है, मुझे बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो सोनी जी अगर सुन पा रही हैं तो उनको भी मैं धन्यवाद कहती हूँ। वैभव जी का, सोनी जी का, आपका सबका अभिवादन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको धन्यवाद करता हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि कहानीकार के रूप में मेरे मन में कई संकोच रहते हैं कि अपने बारे में क्या कहा जाए। अंतिम में मुझे लगता बाबा का स्वप्न जो शंकर के आधुनिकता में, क्योंकि सपनों को मारना नहीं चाहिए। सपने अगर मार जाए तो मैंने उस पास ने भी कहा है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मार जाना। आज मुझे वैभव जी को सुनते हुए, आपको सुनते हुए, सोनी पांडे जी को सुनते हुए कुछ अच्छी कहानी है, इसके लिए मैं विनम्रता से आप लोगों को साधुवाद दे रहा हूँ। आप लोगों ने कहा अच्छी कहानी है तो मैं मान लेता हूँ कि अच्छी कहानी है। 37 वर्षों का सफर है मेरा हंस में। मेरी पहली कहानी 1989 में छपी थी और ये आखिरी कहानी 26 में छपी है। पहली बार हंस के मंच पर लाइव होने का मौका। अभी और भी लिखना है, ये आखिरी नहीं है, आखिरी ना कहें आप। मैंने ये नहीं कहा, मेरी ये 26 वर्तमान में तो ये 37 वर्षों का मेरा सफर है। इसमें पहली बार हंस के मंच पर लाइव होने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आप लोगों को, आदरणीय राजेंद्र यादव जी की स्मृति को, सब बड़े भाई संजय सहाय जी के स्नेह को, अर्चना यादव जी को, आपको बड़ा सौभाग्य, छरा जी को, वीना उनियाल जी को, आपको सबको, नाजनीन जी को, सबको नमन करता हूँ, सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद आपका कि आपने आभार प्रकट किया। कोई भी पत्रिका लेखक के बिना और लेखक पत्रिका के बिना अधूरे हैं। पत्रिका को भी लेखक चाहिए और लेखक को भी पत्रिका, तो ये अन्योन्याश्रय संबंध है। तो और हंस काफी अच्छा काम कर रही है ताकि दूर दराज के लोग भी हंस के माध्यम से, जो कहानी नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, तो इस विमर्श के माध्यम से आपके कहानी तक पहुंचेंगे। वैभव जी के विचारों से वो अवगत होंगे, सोनी जी के विचारों से अवगत हुए होंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा सार्थक प्रयास है जो इसकी श्रृंखला और भी आगे बढ़े। तो मैं हंस के टीम को शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। नाजरीन जी,